नमस्कार। भारतीय सभ्यता की इस ऐतिहासिक यात्रा पर आधारित हमारे आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में चलिए एक साथ शुरुआत करते हैं। आज हम कोई बोरिंग इतिहास की किताब नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि एक महाकाव्य जैसी टाइमलाइन की यात्रा करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो लाखों साल पहले पत्थरों के औजारों से शुरू होती है और सोने के सिक्कों से होते हुए सीधे विज्ञान के स्वर्णिम युग तक जाती है। इस पूरे विश्लेषण में हम उस जबरदस्त प्रक्रिया को समझेंगे जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की नींव रखी। तो पूरा ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि ये सफर वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। मानव विकास के इस पूरे खाके पर एक नजर डालिए। ये कोई मामूली सूची नहीं है, यह एक अभूतपूर्व यात्रा है। हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल के खानाबदोश जीवन से और फिर छलांग लगाएंगे हड़प्पा सभ्यता के शानदार शहरों की ओर। वहां से हम वैदिक युग के गहरे दार्शनिक विकास को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के महाविस्तार के साक्षी बनेंगे और अंत में गुप्त काल के स्वर्णिम युग तक पहुंचेंगे। मतलब ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे इंसानों ने जंगलों में आग जलाने से लेकर एक विशाल साम्राज्य चलाने तक का सफर तय किया। अब ताकि हम इतने बड़े इतिहास में कहीं खो न जाएं, हमने इस पूरे सफर को इन 5 स्पष्ट और तार्किक अध्यायों में बांट दिया है। सबसे पहले पाषाण काल और हड़प्पा, फिर वैदिक युग, उसके बाद महाजनपद और नए विचार, फिर मौर्य साम्राज्य और आखिर में गुप्त काल। ये रूपरेखा इस पूरी यात्रा का हमारा पक्का नक्शा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 1, आरंभ, पाषाण और हड़प्पा। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वो कच्चा और शुरुआती समय था जब इंसानों ने प्रकृति के साथ पहली बार तालमेल बिठाना सीखा और अपनी पहली बस्तियां बसाईं। मानव विकास के इन 3 अहम चरणों को देखिए। पैलियोलिथिक काल में हमारे पूर्वजों ने आग को कंट्रोल करना सीखा, और आग पर नियंत्रण का सीधा मतलब था भूमि पर नियंत्रण और सुरक्षा। फिर आया मेसोलिथिक काल, जहां औजार छोटे और नुकीले हो गए, जानवरों को पालना शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति आई नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल में। खेती, मेहरगढ़ जैसी जगहों पर जब इंसान ने बीज बोना और स्थायी गांव बसाना शुरू किया, तो उसने असल में मानव सभ्यता के लिए एक अल्टीमेट स्प्रिंग बोर्ड तैयार कर दिया था। जो इंसान कभी शिकार के पीछे पीछे भागता था, वो अब जमीन का मालिक बन गया था। कमाल है ना? अब जरा स्क्रीन पर इस बड़ी सी संख्या 90 को देखिए। कोई अंदाजा है ये क्या है? जब हम नवपाषाण काल के गांव से आगे बढ़कर हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश करते हैं, तो उनकी नगर योजना देखकर कोई भी हैरान रह जाए। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सड़कें और गलियां बिल्कुल सटीक 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थीं। आज से हजारों साल पहले ऐसा ग्रिड सिस्टम और ऐसी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, ये साफ दिखाता है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित और आधुनिक था। और हड़प्पावासी सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं थे। सोचिए, उस वक्त मिस्र जैसी समकालीन सभ्यताएं धूप में सूखी ईंटें इस्तेमाल कर रही थीं, लेकिन हड़प्पा के लोग अपनी इमारतों के लिए मजबूत पक्की ईंटें बनाते थे। और सबसे दिलचस्प बात, बिना किसी मुद्रा या पैसे के उन्होंने वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम के जरिए मेसोपोटामिया तक एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क खड़ा कर दिया था। धर्म की बात करें तो वे प्रकृति और पशुपति की पूजा करते थे। मतलब ये एक बेहद शांत और व्यापारियों द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड समाज था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन के बाद उपमहाद्वीप का परिदृश्य बदलता है और हम प्रवेश करते हैं वैदिक युग में। यह ईंटों और ग्रिड शहरों का नहीं, बल्कि शब्दों, मंत्रों और ग्रामीण विस्तार का युग था। अब वैदिक संस्कृति के संस्थापक माने जाने वाले आर्यों की उत्पत्ति को लेकर इतिहास में एक बहुत बड़ी बहस है। यहाँ दोनों प्रमुख पक्षों के तथ्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखे गए हैं। एक तरफ 1400 ईसा पूर्व का बोगस कोई अभिलेख और भाषाओं की समानता है जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नवीनतम डीएनए रिसर्च है जो 99% आनुवांशिक निरंतरता और राखी गढ़ी के पुरातात्विक साक्ष्य दिखाती है, जो इशारा करते हैं कि ये विकास स्थानीय था। हम यहाँ किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक विश्लेषक के तौर पर इन दोनों ही दृष्टिकोणों के प्रमाणों को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे वैदिक काल की नींव इसके साहित्य पर टिकी है। इसे समझने के लिए इन 2 शब्दों श्रुति और स्मृति के बीच का अंतर जानना होगा। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया, जिसे ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है, जैसे कि हमारे वेद। ये फाउंडेशनल हैं।
वहीं स्मृति का अर्थ है जो याद रखा गया, जैसे धर्मशास्त्र, जो इंसानों द्वारा रचे गए समाज के नियम और परंपराएं हैं। इन्हीं दो स्तंभों ने उस दौर की पूरी नॉलेज और समाज की रूपरेखा तय की। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दर्शाती है कि इस वैदिक युग के दौरान समाज में कितना बड़ा और भारी बदलाव आया। प्रारंभिक वैदिक काल में लोग घुमक्कड़ थे, समाज में समानता थी और महिलाओं को सभाओं में भाग लेने का पूरा अधिकार था। सब कुछ काफी फ्लेक्सिबल था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जब खेती का विस्तार हुआ तो ये समाज एक कठोर जाति व्यवस्था, वंशानुगत राजाओं और क्षेत्रों पर आधारित राज्यों में बदल गया। लचीलापन बिल्कुल खत्म होने लगा था। तो इस केंद्रीकरण का आखिर परिणाम क्या हुआ? हम पहुंचते हैं अपने तीसरे अध्याय पर, महाजनपद और वैचारिक क्रांति। ये वो दौर था जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे और उसी के साथ कठोर वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ एक बड़ी दार्शनिक बगावत भी जन्म ले रही थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर भारत में 16 बड़े और बेहद शक्तिशाली महाजनपद उभरकर सामने आए। लोहे के औजारों ने खेती में इतना भारी सरप्लस पैदा किया कि अब राजा विशाल सेनाएं रख सकते थे। इन 16 महाजनपदों में आपस में जबरदस्त संघर्ष चला, लेकिन अंततः मगध अपने संसाधनों और अचूक रणनीतिक स्थिति के कारण सबसे ऊपर उभरकर सामने आ ही गया। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ राजा ताकत और जमीन के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सब कुछ छोड़कर शांति की तलाश की और बुद्ध बने। उनके दर्शन का सबसे बड़ा निचोड़ इन 4 आर्य सत्यों में है, बहुत ही सिंपल और स्ट्रक्चर्ड। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण इच्छाएं हैं। तीसरा, इच्छाओं को खत्म करके दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए। बुद्ध ने दुनिया को अत्यधिक तप और अत्यधिक भोग के बीच का एकदम परफेक्ट मध्यम मार्ग दिया। ठीक इसी समय भगवान महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों को एक नया और अत्यंत कड़ा रूप दिया। इन 5 महाव्रतों को देखिए, इनमें अहिंसा सबसे प्रमुख है और जैन धर्म में इसका स्तर इतना गहरा है कि जैन साधु चलते समय जमीन बुहारते हैं और मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि सांस लेने से भी किसी जीव को नुकसान न पहुंचे। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये कठोर नियम इंसान को पूर्ण आत्मनियंत्रण की ओर ले जाते हैं। जैन दर्शन का एक बेहद खूबसूरत सिद्धांत है अनेकांतवाद। वो अंधे आदमियों और हाथी वाली कहानी याद है? किसी को हाथी खंबे जैसा लगा, किसी को रस्सी जैसा। हर कोई अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन पूरा सच किसी एक के पास नहीं था। अनेकांतवाद हमें यही सिखाता है कि सत्य के कई रूप होते हैं और कोई एक दृष्टिकोण पूरा सच नहीं होता। वाकई ये दुनिया के सबसे तार्किक और सहिष्णु विचारों में से एक है। अब उन आध्यात्मिक विचारों से निकलकर हम फिर से राजनीतिक शक्ति की ओर मुड़ते हैं। हमारा चौथा भाग, मौर्य साम्राज्य। एक ऐसा समय जब चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य की गजब की महत्वाकांक्षा ने मिलकर भारत के इतिहास का पहला सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। मौर्य प्रशासन की संगठनात्मक शक्ति वाकई कमाल की थी। चाणक्य ने अपनी रणनीति से नंदवंश को उखाड़ फेंका। यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में बताया कि समाज 7 वर्गों में बटा था। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह राज्य के कड़े नियंत्रण में थी। टैक्स का सिस्टम इतना तगड़ा था कि राज्य अकाल से बचने के लिए विशाल अन्न भंडार बनाकर रखता था, और विदेश नीति यूनानियों तक फैली थी। मतलब ये सब एक बेहद मॉडर्न राज्य व्यवस्था की तरह काम कर रहा था। लेकिन जरा रुकिए और इस संख्या को देखिए, 1 लाख। कलिंग के युद्ध में इतने लोग मारे गए थे। इस साम्राज्य का विस्तार कोई बिना खून खराबे के नहीं हुआ था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने इस भीषण नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, तो उस 1 लाख की संख्या ने एक क्रूर शासक को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग के बाद अशोक ने तलवार हमेशा के लिए रख दी और धम्म का मार्ग अपना लिया। उसने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और जानवरों की रक्षा के लिए किया। उसने जन कल्याण के काम किए, अस्पताल बनवाए, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने दूतों को एशिया और दुनिया भर में भेजकर शांति और बौद्ध धर्म का निर्यात किया, युद्ध का नहीं। अशोक के बाद धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और अब हमारी यात्रा अपने अंतिम और 5वें चरण में प्रवेश करती है, मौर्योत्तर से गुप्तकाल। ये विदेशी शक्तियों के आने और फिर भारत की संस्कृति में पूरी तरह घुल मिल जाने का एक बहुत ही शानदार दौर है। इस टाइमलाइन पर गौर करें।
मौर्यों के बाद सीमाएं टूटीं और विदेशी शक्तियां अंदर आईं। पहले इंडो ग्रीक आए जो भारत में सोने के सिक्के लाए, फिर शक आए और फिर कुषाण जिन्होंने मशहूर सिल्क रोड पर नियंत्रण करके भारत को इंटरनेशनल इकोनॉमी से जोड़ दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन विदेशी शासकों ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट नहीं किया, बल्कि वे इसमें इंटीग्रेट हो गए और इसी अर्थव्यवस्था और कला के समन्वय पर खड़ा हुआ गुप्त साम्राज्य। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग किसी बड़े युद्ध के लिए नहीं कहा जाता। इसे स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम और उनके बाद के शासकों के समय में विज्ञान, खगोलशास्त्र और साहित्य अपने बिल्कुल चरम पर थे। आर्यभट्ट और कालिदास जैसे दिग्गज इसी काल की देन हैं। ये वो समय था जब उपमहाद्वीप दुनिया को ज्ञान की रोशनी दे रहा था। और अब जब हम इस महाकाव्य जैसी यात्रा के अंत पर पहुंच गए हैं तो एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, पाषाण युग की उन शुरुआती बस्तियों से लेकर हड़प्पा की ग्रिड सड़कों, बुद्ध की शांति, अशोक के धम्म और गुप्त काल के विज्ञान तक, इन प्राचीन साम्राज्यों द्वारा रखी गई ये नींव आज भी हमारी पहचान को कैसे आकार दे रही है। इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल बिल्कुल नहीं है, यह हमारे आज की जीती जागती बुनियाद है। इस ऐतिहासिक प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और जानने की इस उत्सुकता को हमेशा जगाए रखिए।